हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल की जो हमारी क्लास हुई थी जिसमें 2016 और 17 के प्रश्न शामिल किए गए थे। तो हमारे जो 2016 वाला क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व हो गया था, लेकिन 2017 के प्रश्न आपके रह गए थे। तो आज हम 2017 वाले जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और ये हमारी क्लास यूपी टेट ईवीएस की है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है क्या, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। तो अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब थोड़ी जानकारी हम क्या है राष्ट्रीय गान के बारे में ले लेते हैं। तो राष्ट्रीय गान की जो रचना या इसे लिखा किसने था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था, या इसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसके क्या थे, लेखक थे। अगर हम ये बात करें कि राष्ट्रगान हमारा है क्या, तो जन गण मन, जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। इसे गाया कब गया, पहली बार कब गाया गया, तो ये पहली बार 27 दिसंबर, पहली बार कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पंडित बिशन नारायण दत्त ने की थी। अब जो राष्ट्रीय गान है इसके गायन का समय या इसके गाने का समय कितना है, तो 52 सेकेंड है। कितना है, 52 सेकेंड है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे तत्वबोधिनी में जो इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने क्या किया था कि तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित किया। ठीक है, कहाँ पर इसको प्रकाशित किया, किस शीर्षक के नाम से, तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से तत्वबोधिनी में इसका प्रकाशन किया या प्रकाशित किया। और अंग्रेजी में अनुवाद इसका 1919 ईस्वी में किया। नाम क्या था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किस नाम से इंग्लिश में या अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो ये कुछ जानकारी आपके राष्ट्रीय गान के बारे में होगी जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसमें सारे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। प्रश्न आपका है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये सभी जगह कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। लेकिन जो पुष्कर मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। और जो पुष्कर मेला है ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या है, पुष्कर मेले की विशेषता क्या है कि ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। और यहाँ पर ऊँटों, ये जो मेला पुष्कर मेला है ये ऊँटों से संबंधित है, मतलब ऊँटों की लेन देन की जाती है यहाँ पे, मतलब खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, तो अगर यहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वो सोनपुर का मेला है जो कि कहाँ पर लगता है, बिहार में लगता है। वो भी एक पशु मेला है। ठीक है, तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है और यह ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है पुष्कर मेला। एशिया का सबसे बड़ा मेला है आपका सोनपुर का मेला, जो कि ये भी एक पशु मेला है और ये बिहार में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेले से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। आपसे ये पूछा गया है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनमें से सबसे हानिकारक कौन सी हैं। तो जो आपकी वायुमंडल में जो वायुमंडलीय परत में जो समताप मंडल है, में आप सभी को पता है कि उसमें ओजोन परत आपकी पाई जाती है। ओजोन परत क्या कार्य करती है, तो उसका कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करे, उसको रोके जो हानिकारक है। ठीक है
तो जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से वो 3 प्रकार की आती हैं। एक है पराबैंगनी ए मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज़ ए, बी और सी। तो जो सबसे हानिकारक है वो आपकी सी है। अल्ट्रा वायलेट रेज़ सी जो है ये क्या है, सबसे हानिकारक है। तो यहाँ पर आपसे हानिकारक ही पूछी गई है। तो जो सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरण है वो है यूवी रेज़ सी। ठीक है, ये हानिकारक है। हमारी रक्षा इनसे कौन करती है, तो ओजोन परत करती है, जो कि वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वायुमंडलीय परत इन सब के बारे में आगे प्रश्न है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा आप लोग। और ये भी साथ में देखते रहिएगा कि जिस टॉपिक से प्रश्न इसमें बने हैं वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए। हाँ, ये हो सकता है कि जिस टॉपिक से प्रश्न आपके उठाए गए हैं उसमें से अदर प्रश्न आ जाए जो इसमें दिया गया ये न देकर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे कि कहाँ से हमारे बन रहे हैं, कहाँ से नहीं बन रहे हैं, और जहाँ से नहीं बन रहे हैं उसको उसका रिवीजन कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं। अजैविक मतलब नॉन लिविंग, मतलब जो निर्जीव है वो नहीं है। आपके ऑप्शन में से जो निर्जीव नहीं है वो बताना है। मृदा, मृदा आपका क्या है, एक निर्जीव घटक है, मतलब अजैविक के अंतर्गत आएगा। मृदा भी आपका प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये तीनों ही आपके अजैविक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो कवक है ये आपका जैविक घटक के अंतर्गत आता है। जो जैविक घटक है आपके, देखिए शुरू से मैं बताती हूँ आपको। जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको 2 घटकों में बांटा गया है। पारिस्थितिक तंत्र को, ठीक है, 2 घटकों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक आपका है जैविक, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ क्योंकि फिंगर से लिख रही हूँ ना तो बहुत बड़ा लिख जा रहा है। एक है आपका जैविक और एक है अजैविक, जिसे बायोटिक और अबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो जैविक को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो जो अपघटक जैविक है वो आपके कवक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि गिरसेर परियोजना अवस्थित है। जो गिरसेर परियोजना है ये कहाँ अवस्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो जो गिरसेर परियोजना है ये गुजरात में स्थित है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एक गुजरात में है, वो वहीं पर है। और यहाँ पर जो गिरसेर परियोजना है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र की अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा किसली, पन्ना, पेंच, कृष्णा, माधव ये सभी आपके कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में है। और टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है। सर्वाधिक जो टाइगर हैं या बाघ हैं या शेर हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका है पीलीभीत में है, लखीमपुर खीरी में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि आपके लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि WWF से आशय है, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। मतलब कि आपको यहाँ WWF का फुल फॉर्म बताना है, ऐसे समझे। ठीक है, तो जब ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2017 में, तो 2017 में जो WWF इसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका जो नया नाम है जो अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, फंड फॉर नेचर, ये आपका नया नाम है। और यही ये वाला ऑप्शन आपका अब सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम बदल दिया गया है।
तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये आपका क्या है, नया नाम है। और ये उस टाइम पर जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तब ये सही था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तब सही था। अब अगर आपके एग्ज़ाम में आता है 2026 में, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर आपका राइट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी मैं आपको दे देती हूँ, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है। तो इसमें ये क्या है, ये विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। जो ये संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ये क्या है, एक विश्व स्तर पर ये क्या करती है, पर्यावरण की देखभाल करती है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। कब हुई थी, तो 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ग्लैंड है। हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व वन्य कोष, वन्य जीव कोष, क्या बोलते हैं, विश्व वन्य जीव कोष, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो वो है आपका विशाल पांडा। विशाल पांडा ये पाया कहाँ जाता है, दैत्याकार विशाल पांडा, तो चीन में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है, NGO है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ जानकारी हो गई WWF के बारे में, ठीक है। अब इसके द्वारा एक अभियान भी चलाया गया था, वो देख लीजिए, ठीक है। पूछा तो नहीं गया पर देख लीजिए। इसके द्वारा जो WWF है, इसके द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम क्या था, अर्थ आवर, ठीक है। ये WWF के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने अगले प्रश्न पर। आज तो हम सोच रहे थे आपकी लाइव क्लास लेने की, लेकिन पता है एक तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरी बात ये कि अब उसमें हो नहीं पा रहा था कि किस प्रकार होगा, मतलब कि किए तो लाइव स्ट्रीम चालू भी हुई लेकिन तुरंत एंड हो जा रही थी। तो मैंने सोचा कि टाइम बर्बाद करने से अच्छा रिकॉर्डेड ही डाल दिया जाए, ठीक है। थोड़ी लाइव रहती तो आप सभी को भी अच्छा लगता, क्योंकि इंटरेक्शन भी हो पाती, मतलब कि बात भी हो पाती एक दूसरे से, और कौन सा क्वेश्चन और समझाना है या कौन सा नहीं समझ में आया, या जो भी चीज़ें हैं सारी हम लोग बात कर लेते अपने कमेंट के आप माध्यम से, और आंसर भी आप लोग फटाफट मुझे बताते कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये टॉपिक क्लियर है, ये नहीं क्लियर है, ये सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन अब नहीं हो पाई तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सीखना पड़ेगा वो भी भाई, लाइव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई लाइव क्लास लेता है, मेरी रिकॉर्डेड रहती है, ठीक। शायद इसलिए आप लोग आते भी नहीं हैं देखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या मिलाप श्रेणी से, या ग्लेशियर से, ठीक है। तो अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है, भागीरथी के नाम से। निकलती कहाँ से है, ये निकलती है, मान लीजिए यहाँ से ये निकल रही है, ठीक है। या एक सेकंड रुकिए, यहाँ से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आई, और यहाँ उत्तराखंड में ही अलकनंदा नामक नदी निकलती है, और वो दोनों आकर मिलते हैं उत्तराखंड में ही। ये भागीरथी के नाम से निकलती है गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। और जब ये अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण करते हैं, जिसे देव प्रयाग कहा जाता है। और ये देव प्रयाग से जब आगे बढ़ती है तो ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहीं पर आपसे ये पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस शहर से प्रवेश करती है, तो बिजनौर में सबसे पहले प्रवेश करती है, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। अब देखें कि जो गंगा की सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं, तो यमुना, गंडक, हिंडन, उसके बाद में आपकी महानदी, कोसी नदी, ये सब क्या है आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी जो है अपना जल जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको पद्मा के नाम से कहा जाता है।
गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और वहीं पर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर क्या करती हैं, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जब दोनों साथ में मिलती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा कहा जाता है। लेकिन जब जहाँ दोनों का संगम होता है वहाँ पर इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किस नाम से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो मेघना के नाम से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपकी गंगा नदी के बारे में हो गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अच्छे से लिख भी नहीं जा रहा है, लिख दे रही हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो क्या करता है, भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित है। मतलब कि जो प्रदूषण मापन की एजेंसी है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब की गई? तो 1974 में क्या किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। किसके तहत? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत 1974 में इसकी स्थापना की गई। अब यह इसकी जो शक्तियाँ थीं वो कब प्रभावी हुई, या इसको शक्तियाँ कब प्राप्त हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड है या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है? तो एक अधिनियम और आया 1981 में, एक अधिनियम आया वायु प्रदूषण अधिनियम। इसके तहत इसको इसकी शक्तियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी किसके बारे में? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। जितनी जानकारी हो सकती है मैं आपको जो भी क्वेश्चन रहता है उसके बारे में देने की पूरी प्रयास करती हूँ कि ये क्वेश्चन ना देकर उसकी जो उसके बारे में अदर मतलब पॉइंट है वो पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका टोकोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो टोकोपेक्सी जो है एक, तो ये जान लें कि एक ये जागृत ज्वालामुखी है। जागृत क्यों? क्योंकि इसमें उद्गार होता रहता है। जो लावा है मतलब ज्वालामुखी फटता रहता है, ये जगा हुआ सोया हुआ नहीं। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है शांत ज्वालामुखी, एक होता है जागृत ज्वालामुखी। सुषुप्त जो हमेशा सोया रहता है, कभी जगता नहीं, मतलब कभी नहीं फटता है, लावा नहीं निकलते उससे। दूसरा है जो शांत ज्वालामुखी है, वो कभी भी फट सकता है, ऐसा होता है। और जो जागृत है ये हमेशा इसमें से लावा निकलते रहते हैं। तो टोकोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? सिसिली। तो जो सिसिली है ये कहाँ पर है आपका? जो सिसिली है ये सिसिली कहाँ पर है? इटली में है आपका। हवाई की बात की जाए कि हवाई जो है ये कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर यूएसए में है, मतलब अमेरिका। इसके बाद में एंडीज पर्वत की बात की जाए तो एंडीज पर्वत जो है ये कहाँ पर है, तो ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, जो एंडीज पर्वत है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है और साउथ अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत की बात की जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकी पर्वत। ठीक है, ठीक आई बात समझ में? तो जो टोकोपेक्सी ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, तो एंडीज पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साउथ अमेरिका में है और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वत। ठीक, अगला प्रश्न है आपका तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमा इंगडुंग।
चेमा इंगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है मानसरोवर झील के पास। तो वहाँ से एक झील निकलती है सांगपो के नाम से। तो तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। तिब्बत से जब ये आती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये खार दुंगला दर्रे से शायद प्रवेश करती है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये जानकारी मत लीजिए आप, क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो ये जब अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती हो तो वहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, एपी लिखे दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब ये जब अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती तो असम में आती। असम में ये क्या करती है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है और वहीं से इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है अपना पानी गिराने के लिए बंगाल की खाड़ी में, तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है ये जरूर ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनते हैं आपके। तो सांगपो नदी जो है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंगी खंजन या शेरमुख के नाम से जाना जाता है सिंधु को। ठीक है, तिब्बत में, ये भी चीन से ही, तिब्बत से ही निकलती है सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता हैं। तो अगर बात की जाए उपभोक्ता की तो 3 होते हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और आपके घटक, और ये एक होता है आपका उत्पादक। तो जो उत्पादक है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। अब जो उत्पादक है उनको जो प्राथमिक उपभोक्ता वो खाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता वो शाकाहारी होगा क्योंकि वो पेड़ पौधों को खाता है। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो क्या करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता उसको खा लेता है। जैसे कि घास को टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को किसी मेढक ने खा लिया, तो मेढक हमारा द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, अब मेढक को किसी सांप ने खा लिया, या मान लीजिए लोमड़ी ने खाया था पौधे को, तो लोमड़ी को किसी शेर ने खा लिया, मतलब कि एक चैन ऐसे बनी रहती है। ठीक है, श्रृंखला बनी रहती है। तो यहाँ पर जो उच्च स्तर में आएगा वो आपका मांसाहारी वर्ग आएगा, शाकाहारी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द्वितीयक में आपका जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो शाकाहारी होगा, द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा वो प्राथमिक को खाएगा तो वो मतलब सर्वाहारी में आ जाएगा, और जो उच्च होगा तृतीयक में होगा वो आपका मांसाहारी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो जो वायुमंडल में जो परत पाई जाती है वो 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है। उसके बाद में है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में आपका मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बाह्य मंडल। तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है वो आपकी है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी घटित होती हैं। ठीक है, और ये जैसे मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, बादल, आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी कहाँ पर घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। समताप मंडल की बात की जाए तो जो ओजोन परत है हमारी वो समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल में ही जो समताप मंडल का तापमान होता है वो समान होता है। ठीक है, उसके बाद में जब एकदम इंड पर पहुंचते हैं समताप मंडल के, तो तापमान घटने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो समताप मंडल में एक तो ओजोन परत पाई जाती है, दूसरी बात ये कि ये वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श होती है समताप मंडल। ठीक है, अब हम मध्य मंडल की बात करें तो ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी, मध्य मंडल है। आयन मंडल जो है ये बाह्य मंडल का ही निचला जो भाग है वायुमंडल का वो आयन मंडल कहलाता है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न एक बार बना है कि आयन मंडल किसका भाग है, तो ये बाह्य आयन मंडल किसका भाग है, तो ये बाह्य मंडल का ही भाग है। ठीक है, और जितने भी आपके जो दूर संचार हैं, टीवी, रेडियो, जो कि हम बातचीत करते हैं, ये आयन मंडल से ही संभव हो पाता है, क्योंकि वहाँ से जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, और जितने भी उल्का पिंड वगैरह हैं वो आयन मंडल में ही जल जाते हैं।
वायुमंडल की अगर बात की जाए तो जितने आपके कृत्रिम उपग्रह वगैरह हैं, ये वहीं पर सैटेलाइट वगैरह ये वायुमंडल में ही आपके स्थापित किए जाते हैं। तो सबसे निचली या नज़दीक की बात की गई तो क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो भी कैसी लगी ये भी बताइएगा, क्लास कैसी लगी। ठीक है, रिकॉर्डेड अच्छी लगती है सुनने में, जब भी टाइम मिले तब भी पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, लेकिन वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि जितने भी फैक्ट इसमें बताए जाते हैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, सिर्फ आपका फैक्ट होता है, आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया गया मैं वही सिर्फ उसी का आंसर देती हूँ। जितने भी उससे फैक्ट बन सकते हैं, मतलब बने हैं या इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैं उस पर कवर कराती हूँ आपकी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए आप, ठीक है, मेरी क्लास पहली बार ले रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, एक मिनट, क्लास आपको समझ में आ रही है, ठीक है, अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें सदस्य जो हैं वो 15 सदस्य होते हैं। 10 आपके अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। तो यहाँ अस्थायी की बात की गई है, अस्थायी की बात की गई है भाई, तो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ एक को हम 10 बना लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर अस्थायी कर लेते हैं। चलिए, आपका अस्थायी सदस्य हो गए। तो सदस्य कितने हैं? 15 होते हैं। एक आपके होते हैं 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 कौन कौन से अस्थायी हैं? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अस्थायी हैं कौन कौन से, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपके हैं, एक है आपका रूस अस्थाई में, एक रूस, यूएसए, चीन, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये 5 देश आपके अस्थाई हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। कितने हैं? 193 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक के द्वारा जो बीमारी होती है वो त्वचा संबंधी रोग होता है। ठीक है, और आर्सेनिक से जो बीमारी होती है वो कौन सी है? वो है आपके ब्लैक फुट रोग हो जाता है आर्सेनिक की अधिकता से, और ये पश्चिम बंगाल में अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जल से और कई रोग होने वाले हैं, जैसे कि अगर जल में पारे की अधिकता हो गई तो आपको मिनी माता रोग हो जाता है, मिनी माता रोग। अगर फ्लोराइड की अधिकता हो गई तो फ्लोरोसिस हो जाता है, जिसे नॉक नी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी कैडमियम की अधिकता हो गई तो इटाई रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता हो गई तो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ रोग हैं जिन्हें ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता, पैकेजिंग, संसाधन व गुणवत्ता। तो भाई गुणवत्ता तो 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। तो जो एगमार्क है उसका संबंध होता है कोई भी खाद्य पदार्थ हो जो पैकेट में आपको मिल रहा है, तो उसमें उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसा है। अगर वो मतलब कि अच्छी कंपनी का है, मतलब कि जैसे वो क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो उसमें एगमार्क दिया गया होगा। तो एगमार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से है, किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को मापता है। तो ए और डी दोनों सही होंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। वैसे एक ही रहता है लेकिन गलती से इसमें टाइप हो गया है, तो ए डी दोनों मान लीजिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1962, 1972 और 1975। तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है 1972 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कौन सा सही हो जाएगा? सी 1972। अगला प्रश्न आपका है कि दूध से दही बनने की या बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब ये के बात यहाँ से एक प्रकाश संश्लेषण से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो जल के साथ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो कि पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। जब ये चीज़ें होंगी तभी संभव हो पाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये भी प्रश्न आपका बना हुआ है। तो आसवन, किण्वन और स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। कैसिन नामक प्रोटीन दूध में पाई जाती है जिसको पचाने का कार्य आपका रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप मुझे देंगे? जल्दी से बताइए, सोच लीजिए मन में या कहीं लिख लीजिए। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में मुझे आप जल्दी से बता दीजिए। कौन बताएगा भाई? कोई बताना चाहता है? मौलिक कर्तव्य ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब जिसे यूके भी बोलते हैं, फिर है USA, उसके बाद में USSR। ठीक है, तो जो भाई गर्मी बहुत है जो मौलिक कर्तव्य है आपका ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका USSR से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस आ जाए तो भी सही है, अगर USSR आ जाए तो भी सही है। ठीक, तो जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? USSR से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपातकालीन उपबंध जो है ये जर्मनी से लिया गया है। USA से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और यूनाइटेड किंगडम जिसे UK बोलते हैं हम, तो UK या यूनाइटेड किंगडम से आपका संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। और USSR से आपके मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना तब उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो आपको कहना है एक भी नहीं था। एक समिति आई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और जो वर्तमान में अगर देखा जाए कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां आपका कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 51A में कहा गया कि 51A में जोड़ा गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो चलाई गई है उसको दिलाने का जो कर्तव्य है वो किसका है? उनके बच्चों के माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे उनको इतनी शिक्षा दी जाए। तो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के का में है। आर्टिकल 51A भाग 4 के का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारा होना चाहिए था भाई, पूर्वी तारा, दक्षिणी तारा, पश्चिमी तारा। तो इसको सही कर लेते हैं पहले। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो जो ध्रुव तारा है ये उत्तरी तारे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव तारा जो है ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब कि जो तारे होते हैं इन्हें दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। जैसे सूर्य है वो उसके पास भी स्वयं का प्रकाश है और जो ध्रुव तारा इसके पास भी स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर तैयार किया गया, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कब तैयार किया गया या कब प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया, शुरू किया गया? 1972, 1981, 1973 या 1985?
तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये भारत में 1973 में शुरू किया गया। कहाँ से? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया। कब? तो 1973 में शुरू किया गया। और राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया? तो 1972 में इसको अपनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। तो घाटी से जो फूलों की घाटी, शांत घाटी, ये दो बहुत फेमस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो फूलों की घाटी एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो जो फूलों की घाटी है ये आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर शांत घाटी आए तो वो केरल में है, जो कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए शांत घाटी प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपकी शांत घाटी केरल में पाई जाती है। शांत घाटी में ही एक अभ्यारण्य है, जिस शांत घाटी जो अभ्यारण्य बोलते हैं, वहाँ पर वो प्रसिद्ध है मकेक बंदर के लिए, जिसे सिंह पूछ बंदर भी कहते हैं। मकेक बोलिए या सिंह पूछ बंदर बोलिए, उसके लिए ये फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उत्तराखंड फूलों की घाटी। अगला प्रश्न आपका है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या है। एक वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी है? 306, 275, 206 या 175। तो जो एक वयस्क मानव है उसमें हड्डियों की जो संख्या 206 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो प्रमुख तत्व की जरूरत है, प्रमुख चीज, वो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। जब इतनी चीजें होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण संभव है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है और एनएडीपी का क्या होता है? अपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जल का ऑक्सीकरण और एनएडीपी का अपचयन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो एलपीजी के बारे में जो सत्य नहीं है वो आपको जानना है, मतलब बताना है। तो एलपीजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले हम लेते हैं। तो पेट्रोल से निकलता है आपका एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है। किन गैसों का मिश्रण है? तो पहली बात तो ये गंधहीन होता है और ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। अब इसका रिसाव हो हम पता कैसे करें? क्योंकि भाई गंधहीन होता है। अब गंधहीन होता है तो रिसाव होगा, हमें पता नहीं चलेगा, ऐसे तो घर में आग लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि रसोई घर है हमारा, किचन, उसी में अधिकतर यूज होता है एलपीजी का। ठीक है, तो इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एक इसमें गैस मिलाई जाती है, एथिल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है, जिससे इसके रिसाव का पता चलता है, मतलब गंध इसमें आती है, हल्की सी तीखी स्मेल आती है। ठीक है, और जो एलपीजी है एक स्वच्छ ईंधन है, मतलब कि ये इससे कार्बन नहीं निकलता है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस में से नहीं आती, मतलब ऐसा मान लें कि इससे प्रदूषण नहीं होता। एक या उच्च ऊष्मीयमान है, भाई ऊष्मीयमान इसका होगा तभी तो खाना पकेगा, तो ये एक उच्च ऊष्मीयमान है, ये भी सही है। स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलता है। जब आप गैस को जलाते ऑन करते हैं तो देखते होंगे हल्की नीली सी रोशनी निकलती है उसमें, तो ये भी सही है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला, तो मीथेन जो एक ग्रीन हाउस गैस है और इसमें कहा गया कि ये स्वच्छ ईंधन है। अब भैया अगर ये स्वच्छ है तो मीथेन कैसे निकलेगी? तो यही हमारा गलत हो गया कि यहाँ नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है, स्वच्छ ईंधन है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि पशु के जुगाली करने पर निकलती है, दलदली भूमों से निकलती है, धान के फसलों से निकलती है, धान के खेत से निकलती है मीथेन।
तो ये उन जगहों से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की मैं अगर बात करूं तो आपने आगमन और निगमन विधि पढ़ी होगी, सीडीपी में या शिक्षण पेडागोजी में, संस्कृत में, सब में पूछ लिया जाता है। तो जो अरस्तु हैं इन्होंने क्या किया था कि आगमन और निगमन विधि आपकी दी थी। चार्ल्स डार्विन, मेंडल, इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने सेल की खोज की थी, कोशिका की, जो कि जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई, छोटी इकाई है। और चार्ल्स डार्विन जो थे इन्होंने दिया था प्रजाति की उत्पत्ति इनकी रचना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मकर रेखा अवस्थित है। तो अगर हम मकर रेखा की बात करें तो देखिए ये आपकी है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, 23.5 डिग्री साउथ, कितना 23.5 डिग्री, मतलब 23 सही 1/2 साउथ, और 23.5 डिग्री 1/2 नॉर्थ, और 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। तो आर्कटिक 66.5 डिग्री पर है, अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ में है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो यहाँ पर मकर की बात की गई है, तो मकर आपकी साउथ में है, तो 23.5 डिग्री। अब देखिए टाइप करते वक्त आपका ऐसे नहीं लिख जा रहा था, इस प्रकार, तो जो इस प्रकार लिखा गया है 23 + 1/2, ये भी आपका सही है और ये भी सही है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये आपकी कर्क रेखा है। अब ये आप बताएं मुझे कि कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी पूरी वीडियो देख रहा है, ये प्रश्न सॉल्व कर रहा है, सुन रहा है मेरा प्रश्न कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने राज्य हैं उनके नाम भी आपको बताने हैं। अगला प्रश्न आपका है और शायद लास्ट होगा, लास्ट प्रश्न है ये। लास्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, जिनेवा, हैग, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय है हैग, नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। होमवर्क आपका है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, राज्य के नाम भी आपको टाइप करने हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा आपके 2017 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, मैंने सारे सॉल्व करा दिए, जितने मैं मतलब एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। सारे फैक्ट आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और आशा करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, मज़ेदार लगी हो, प्रश्न सॉल्व करने में आपको मज़ा आया हो, आपके प्रश्न बने हों और जो नहीं बने या जिस टॉपिक से नहीं समझ में आया आपको, आप उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। अभी आपके पास 10 दिन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, मतलब अगले प्रैक्टिस सेट में। और जो भी प्रैक्टिस आपको करना हो, कोई टॉपिक हो या नए नए प्रश्न आपको देखने हो, जो भी पढ़ना हो आपको, भाई कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है या इस टॉपिक के प्रश्न मुझे लगाने हैं, ठीक है। तो जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे या कुछ मतलब कम्युनिकेशन होगा हम लोगों के बारे में, भैया एक ही ज़रिया है, कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं क्या पढ़ना है आपको, कौन सा टॉपिक है जो आप उस टॉपिक के आप प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। और कल जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर, वो 2018 का रहेगा। 2018 का मैं करा चुकी हूँ, तो 2019 का रहेगा, ठीक है। 19 का रहेगा हमारा, क्योंकि 18 का हो चुका है, 18 का हो गया, 21 का हो गया है। तो एक ही चीज़ बार बार पढ़ने से अच्छा कुछ नया पढ़ा जाए। तो 2019 का कल हम करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, और एक मज़ेदार क्लास रहेगी हमारी, एक्सप्लेन भी अच्छा खासा किया जाएगा, जितने प्रश्न रहेंगे सारे एक्सप्लेन किए जाएंगे आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।